नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी अपनी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के ऊपर। एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री या प्राच्यवादी। ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? प्राच्यवादी अप्रोच, प्राच्यवादी अभिगम। तो भारत के प्राचीन इतिहास को फिर से लिखने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे जो भारतविद थे उन्होंने काम किया, और बहुत सारे प्राच्यवादियों ने, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, तो उन्होंने बहुत काम किया और हमारे प्राचीन इतिहास को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। अगर सही मामले में देखा जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथों की अनुपस्थिति के कारण जो है इतिहास का पुनर्निर्माण करना बड़ा कठिन काम था। फिर भी इन प्रारंभिक प्राच्यवादियों ने, ओरिएंटलिस्ट ने, बहुत सारे साक्ष्य जुटाए भारत का इतिहास लिखने के लिए, और उन्होंने जो कुछ भी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध थी उसका उपयोग किया। और साहित्यिक सामग्री के अलावा जो प्राचीन काल के अभिलेख थे, सिक्के थे, स्मारक थे, मूर्तियाँ इत्यादि थीं, और भी जो खंडहर वगैरह, मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, जो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास पुरातात्विक स्रोत थे, जो भी हमारे पास साहित्यिक स्रोत थे, जो भी हमारे पास और भी विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि थे, तो तमाम बातों को मिला जुला करके उन्होंने हमारे सामने हमारे प्राचीन इतिहास को प्रस्तुत किया। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन, जैसा कि मैं आपको पहले पुराने अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अपने पैर जमाने के बाद से आरंभ हुआ। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत में अपने कदम जमाए ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद भारत के इतिहास और संस्कृति इत्यादि के ऊपर बहुत कुछ लिखा उन्होंने। साम्राज्यवादी अभिगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं उसको नहीं दोहराऊँगा। हम यहाँ ओरिएंटलिस्ट की बातचीत करते हैं, भारतविदों की बात करते हैं। तो भारत का इतिहास लिखने में, भारतीय संस्कृति को सामने लाने में इनका बड़ा हाथ था। और वैज्ञानिक रूप से भारत के इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास अगर देखा जाए तो प्रारंभिक ब्रिटिशर्स ने की, और कुछ पुस्तकें जो हैं वो सामने हमारे आईं धीरे धीरे। पर सबसे पहली बात तो ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे, या जो ओरिएंटलिस्ट, इनको क्यों कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट? इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारी जो प्राचीन भाषाएं थीं उनमें रुचि ली और उनको सीखा। उन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही साथ उन्होंने जो मध्यकाल की भाषा थी, फारसी वगैरह, उर्दू वगैरह, इन सब का भी ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोगों ने पाली प्राकृत का ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन काल की जो लिपियां थीं उनको पढ़ने का प्रयास किया। अब जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के कारण। तब हमें पता चला कि सम्राट अशोक नाम का कोई राजा था। और इस काम की शुरुआत जो है वो विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, तो उसके जज के रूप में आए थे। तो प्राच्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए महानतम व्यक्तित्व हम मान सकते हैं उनको। और जोन्स का पालन पोषण जो था वो बहुत ही बौद्धिक माहौल में हुआ था। उनकी माँ, जिसका नाम मेरी निक्स था, वो एक विधवा महिला थी, और उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा पे बहुत ध्यान दिया था। 17 साल की उम्र में जोन्स ऑक्सफोर्ड में शिक्षा लेने के लिए गया, और उसने बहुत सारी भाषाएं सीखी, ग्रीक, लैटिन भाषाएं, हिब्रू भाषा जो कि आजकल इजराइल की भाषा है जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है, ये सब भाषाएं सीखी। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने रहते हुए वहाँ पे अरबी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया अपने एक मित्र के जरिए। उसके अलावा अरबी ज्ञान के बाद फ़ारसी जो थी, फ़ारसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह से भारत में जब वो आया तो भारत में आने के समय तक वो एक बहुत अच्छा, बहुत जाना माना प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट हो चुका था।
तो कानून की पढ़ाई भी उन्होंने की थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में उनकी नियुक्ति एक जज के रूप में हुई थी। और बंगाल में आने के बाद वो अपना काम करते हुए उन्होंने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास के बारे में वैज्ञानिक तरीके से अच्छे ढंग से शोध कार्य प्रारंभ हो गया। बहुत सारे लोग जो थे उसके सदस्य थे, और वो जो कुछ भी अपना खोज वगैरह करते रहते थे वो आपस में बैठ कर के चर्चा करते थे। और बाद में फिर एशियाटिक रिसर्चेज नाम से एक जर्नल भी निकाला गया, जिसमें वो अपने शोध पत्र भी छपवाया करते थे। तो वो आज भी उपलब्ध हैं। आप लोग जिनको रिसर्च वगैरह करना होगा आगे चल कर के, वो एशियाटिक रिसर्चेज उनको मिल जाएगी लाइब्रेरीज़ में, तो उनमें देख सकते हैं। विलियम जोन्स की खास बात ये थी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषाविद तो थे ही, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत सीखी भारत में आकर के, एक पंडित से संस्कृत सीखने के बाद भगवत गीता का अनुवाद उन्होंने पढ़ा। विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था, फिर विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया। और स्वयं विलियम जोन्स जो थे, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एक पंडित से संस्कृत सीखी थी, उस पंडित का नाम था रामलोचन, और उन्होंने शकुंतला का अनुवाद किया। शकुंतला यानी कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया, और जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ, और उसके कई एडिशंस आए। फिर आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि उन्होंने और भी कई ग्रंथों का अनुवाद किया। अब जैसे गीत गोविंद का अनुवाद किया, मनुस्मृति का अनुवाद उन्होंने एक कानून की पुस्तक के रूप में किया, जिसका नाम उन्होंने अनुवाद का नाम रखा द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। तो ये पुस्तक उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। विलियम जोन्स जो थे वो, जैसे मैंने बताया आपको, कि भाषाविद थे, और उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत काम किया। और तो इस तरह से उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि संस्कृत भाषा में और ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि में कितनी समानता है। तो इसलिए ये लगता है कि इन भाषाओं की जो है, अर्थात इसलिए इन भाषाओं को भारोपीय भाषा कहा गया, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के नाम से जाना गया इन भाषाओं को। अब एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए कि अब जैसे फारसी में पिता को पितर कहते हैं, संस्कृत में पिदर, संस्कृत में पितर कहते हैं, ग्रीक में पैटर कहते हैं, लैटिन में भी पैटर कहते हैं, जर्मन में वाटर कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। इसी तरह से फारसी में मादर कहते हैं, संस्कृत में मातर, माँ को, ग्रीक में कहते हैं, यूनानी भाषा में मीटर, लैटिन में माटेर, जर्मन में मट्टर, अंग्रेजी में मदर। तो आप देखिए कितनी साम्यता है, इसीलिए इनको भारोपीय भाषा परिवार कहा गया है। तो भारोपीय भाषा जो था वो पूरे दुनिया में फैल गई। और संस्कृत जो है वो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 550 भाषाओं की जननी है। प्राचीन सामान्य जननी भाषा से ही फारसी, ये सब भाषाओं का जो है उदय हुआ था। तो इस तरह से जोन्स की खोज ने उत्तर भारत के लोगों को फारस वासियों और यूरोप वासियों का एक कुटुंब बना दिया, तथा मध्य एशिया के भारोपीय आर्यों का पालना बना दिया। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि इन प्राचीविदों ने बहुत सारी खोज की। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास जो है वो खोजा गया। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यूनानी लोग भारत में आए थे, उन लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा था अपने इतिहास में। बहुत सारे जो विद्वान वगैरह आए थे, और उनको जो है वो अलेक्जेंडर के समय में जो विद्वान आए थे वो सैंडोक्रोट्स नामक भारतीय राजा का उल्लेख करते हैं, जिसे कि चंद्रगुप्त कहा गया। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि भारत के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करने की उत्सुकता इन प्राचीविदों में बढ़ती गई। और फिर उन्होंने जो है, बहुत सारे लोग थे, जैसे कोलब्रुक था, मैक्स मूलर था, विलियम जोन्स तो थे ही, और तमाम ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने भारत के बारे में अध्ययन
करना प्रारंभ किया। और जो भारत की प्राचीन दस्तावेज थे, प्राचीन ग्रंथ थे, संस्कृत के प्राचीन जो पांडुलिपियाँ थी, उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ और उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। और बिब्लियोथिका इंडिका श्रृंखला में इनको प्रकाशित किया गया। इसी तरह से बहुत सारे, कोलब्रुक जो था उसने एसेस ऑन द वेदास और द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ द हिंदूज़ 1805 ईस्वी में लिखा। इसी तरह से और भी कई लोगों ने जो है काम किया। अब जैसे मैक्स मुलर था, मैक्स मुलर ने बहुत काम किया भारत के बारे में। वॉल्यूम्स में उसकी पुस्तकें हैं जो उसने भारत के बारे में लिखा, जो कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से आपको पुस्तकालयों में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ बहुत सारी, जैसे उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, अब जैसे कीथ की है, मैकडॉवेल ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि 1879 से 1904 के बीच में प्रकाशित हुई इनकी वॉल्यूम्स। इसी तरह से पाली, प्राकृत भाषाओं इत्यादि का अध्ययन किया गया। पुराने अभिलेखों, स्मारकों और सिक्कों इत्यादि की खोज की गई। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में, कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को, ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। और वो एक टकसाल में काम करता था। खास बात ये थी कि आप देखिए, भारत का इतिहास जो था, ये जो प्राचीविद थे, इनमें से ज़्यादातर जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे, न कि इतिहासकार थे। लेकिन दे वेर हिस्ट्री लविंग पीपुल, इतिहास से उन्हें बड़ा प्रेम था। और जेम्स प्रिंसेप जो कि उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो प्रिंसेप ने एक अनुसंधान की प्रणाली ही विकसित की है। और आप इंडियन एंटिक्विटीज़ में देख सकते हैं जो बहुत सारे लेख वगैरह लिखे गए हैं उनको। इसी तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि 1814 से 1893 तक उनका समय है, उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी कनिंघम ने। और उनको जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने पुरातात्विक अन्वेषणों के लिए बहुत सारा काम किया और बहुत सारी पुस्तकें लिखी जो है। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ता गया और तमाम प्राच्यवादियों ने बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारे शोध किए। और इन अनुसंधानों और शोध इत्यादि के फलस्वरूप जो है वो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। हालांकि उनमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे दोष थे, बहुत सारी बातें जो हैं कल्पना के ऊपर आधारित हो गई। और कुछ साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण कुछ लोगों ने भारत के महत्व को कम करने का भी प्रयास किया। बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखा और उस हिसाब से इतिहास लिखने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद अब कहा जाता है तथ्य स्वयं बोलते हैं। जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, जिन चीज़ों की खोज हुई थी, स्वयं वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि भारत भी जो है वो किसी से पीछे नहीं था। और बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी थे जो सचमुच में भारत से लगाव रखते थे और उन्होंने भारत की बहुत प्रशंसा भी की है, भारत की प्राचीन संस्कृति का, ज्ञान का, दर्शन का। अब जैसे मैक्स मुलर ने ही एक किताब लिखी है कि व्हाट इंडिया कैन टीच अस, इंडिया हमें क्या सिखा सकता है। और साथ ही साथ उसने एक जगह पे ये कहा कि ये जो वेद हैं, उपनिषद इत्यादि जो हैं, ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की धरोहर हैं और इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए पूरे दुनिया के कल्याण के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि मुक्ति का मार्ग जो है अगर ढूंढना है तो हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए। और अगर सुकून पाना है, शांति करना है, दुनिया में शांति रखनी है तो हमें भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन प्राच्यवादियों ने, ओरिएंटलिस्ट ने बहुत सारा काम किया। हमने केवल भारत के संदर्भ में बातचीत की। इन्होंने ओरिएंट का मतलब होता है पूर्व के जितने भी दोस्त हैं, नियर ईस्ट, फार ईस्ट,
तो ज़्यादा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको चाइना, जापान, कोरिया इत्यादि और देशों में भी ओरिएंटलिस्ट सक्रिय थे और वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।